अस्सलामुअलैकुम। टुडेज़ टॉपिक इज़ डेवलपमेंट ऑफ ड्यूटेनम। ड्यूटेनम की डेवलपमेंट 4th वीक में स्टार्ट होती है और दो पार्ट्स हैं गट के जहाँ से ड्यूटेनम ड्राइव होती है, फोर गट और मिड गट। जो फोर गट का कॉडल पार्ट है और जो मिड गट का क्रेनियल पार्ट है। उसके अलावा स्प्लैंक्निक मीज़ेनकाइम इन्वॉल्व होती है। अब जो स्प्लैंक्निक मीज़ेनकाइम है ना, उससे तो हमेशा स्मूथ मसल ड्राइव होंगे और जो फोरगट है उससे फर्स्ट हाफ ऑफ ड्यूटेनम ड्राइव होगा और जो मिड गट है उससे सेकेंड हाफ ऑफ ड्यूटेनम ड्राइव होगा। अच्छा, ये 4th to 6th वीक तक डेवलपमेंट दिखाई हुई है। हम फिलहाल 4th वीक कर रहे हैं। ओके, 4th वीक में ड्यूटेनम दो पार्ट से ड्राइव हो रही है, फोरगट और मिड गट। और ये जो अपर पार्ट है ये फोरगट से ड्राइव हो रहा है, ये लोअर पार्ट जो है ये मिड गट से ड्राइव हो रहा है। 4th वीक में एट द एंड एक सी शेप लूप बन जाती है। सी शेप लूप इस तरह से बनती है जिसके अंदर ड्यूटेनम जिसके हिसाब से हम ड्यूटेनम को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक इसका है सुपीरियर पार्ट, फिर इसका होता है डिसेंडिंग पार्ट, फिर इसका होता है हॉरिजॉन्टल पार्ट और चौथा इसका होता है असेंडिंग पार्ट। फिर 5th और 6th वीक में क्या होता है, सबसे पहले प्रोलिफ्रेशन होती है। जो एपिथेलियल सेल होते हैं ड्यूडेनम की वॉल के, वो प्रोलिफ्रेट करते रहते हैं, ठीक है। उनमें माइटोसिस होती है जिसकी वजह से जो सेंटर में कैनाल थी वो फिलअप हो जाती है, ठीक है। फिर उसके अंदर दोबारा कैनाल को जनरेट करने के लिए वैक्यूलेशन होती है। अब वैक्यूलेशन का मतलब है छोटे छोटे वैक्यूल्स बन जाते हैं जिसकी वजह से एक दोबारा से कैनाल डेवलप हो जाती है। इसको बोलते हैं रीकैनालाइजेशन। एलएम की डायग्राम है जिसके अंदर दिखाया हुआ है सबसे पहले क्या हुआ कि एपिथेलियल जो वॉल थी उसकी वजह से क्या हुआ कि जो सारा फिलअप हो गया, उसके बाद वैक्यूल्स अपीयर होना शुरू हो गए। सेकेंड स्टेज में वैक्यूल अपीयर होना शुरू हो गए जिसकी वजह से क्या हुआ, रीकैनालाइजेशन हो गई। और एट द एंड क्या होता है, एक प्रॉपर कैनाल डेवलप हो जाती है, अंदर ल्यूमेन बन जाता है ड्यूडेनम का। अब 5th वीक में क्या होता है कि जब स्टमक की रोटेशन हो रही होती है तो उसकी रोटेशन की वजह से साथ ही ड्यूडेनम रोटेट करती है। इसकी रोटेशन राइट साइड की तरफ होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि सारी ड्यूडेनम रेट्रोपेरिटोनियल हो जाती है। बेसिकली होता क्या है, मेजेंट्री के ज़रिए जो ड्यूडेनम होती है ये सस्पेंड हुई होती है इन द पेरिटोनियम। अब ड्यूरिंग आफ्टर 6th वीक क्या होता है, मेजेंट्री डिसअपीयर हो जाती है। पेरिटोनियल इंट्रा पेरिटोनियल ड्यूडेनम थी वो अब रेट्रो पेरिटोनियल हो जाती है ड्यू टू रोटेशन। लेकिन एक पार्ट होता है जो कि स्टिल इंट्रा पेरिटोनियल रहता है, यानी पेरिटोनियम के अंदर ही रहता है, वो है ड्यूडेनल कैप वाला पार्ट। उसके अलावा जो पूरी की पूरी ड्यूडेनम है वो पेरिटोनियम से बाहर चली जाती है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं रेट्रो पेरिटोनियल। तो 5th वीक में ये पार्ट मतलब रोटेशन दिखा रहे हैं कि 5th वीक में जब स्टमक की रोटेशन हो रही है तो साथ ही ड्यूडेनल लूप की भी रोटेशन होती है। 6th वीक में देखें प्रॉपरली रीकैनालाइजेशन वगैरह हो गई और उसके बाद देखें ये पार्ट दिखाया हुआ है कि फोरगट से ड्राइव हुआ हुआ है और ये पार्ट जो है ये मिडगट से ड्राइव हुआ हुआ है। अब हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ ड्यूडेनम की। अब चूँकि दो पार्ट से ड्राइव हुई हुई है तो जो फोरगट वाला पार्ट है उसको सिलिक ट्रंक सप्लाई करेगा और जो मिडगट वाला पार्ट है उसको सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी सप्लाई करेगी। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल्स की। ड्यूडेनल स्टेनोसिस का मतलब है कि कहीं कोई ऐसा पार्ट है जहाँ से ड्यूडेनम जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो गई है। अब वो कंस्ट्रक्शन क्यों होती है कि नॉर्मली जो वैक्यूलाइजेशन हो रही होती है वो प्रॉपर्ली नहीं होती, जिसकी वजह से इनकम्प्लीट रीकैनालाइजेशन होती है। इसमें यूजली 3rd और 4th पार्ट ऑफ ड्यूडेनम इन्वॉल्व होता है और इसमें भी वॉमिटिंग होती है। अब वॉमिटिंग की रीज़न ये है कि जब ब्लॉकेज हो जाएगा तो फूड मज़ीद आगे नहीं जा पाएगी, इसकी वजह से जो फूड होगी वो वापस पुशअप होगी। आप लोगों ने पहले एक और क्लिनिकल पढ़ा होगा, एसोफेजियल स्टेनोसिस। अब एसोफेजियल स्टेनोसिस और ड्यूडेनल स्टेनोसिस दोनों में वॉमिटिंग हो रही है। उसके अलावा जो स्टमक के अंदर आपने पढ़ा होगा पाइलोरिक हाइपरट्रोफी, तो इन तीनों में वॉमिटिंग होती है। तो फ़र्क क्या है, जो ड्यूडेनल स्टेनोसिस की वजह से वॉमिटिंग होगी उसके अंदर स्टमक कंटेंट्स के साथ साथ बाइल का कंटेंट भी आएगा, क्योंकि बाइल
ड्यूडेनम में आकर रिलीज़ हो चुका होता है। यूजली थर्ड या फोर्थ पार्ट इन्वॉल्व होते हैं और जो बाइल है उसकी एक्सक्रीशन फर्स्ट पार्ट में ही हो जाती है। तो इसीलिए यूजली जो उसकी वॉमिटिंग में स्टमक कंटेंट्स के साथ साथ बाइल की प्रेजेंस भी होगी। देखें, रीकैनालाइजेशन हो रही थी, प्रॉपर नहीं हुई, पार्शियल हुई है, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो कंस्ट्रक्टेड अपीयरेंस हुई है। तो नॉर्मल ल्यूमेन बीच से कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ एक जगह से, इसे बोलते हैं स्टेनोसिस। इसके अंदर बहुत अच्छा ड्यूडेनल स्टेनोसिस। बात आ जाती है ड्यूडेनल एट्रेजिया की। अब स्टेनोसिस में इम्प्रॉपर रीकैनालाइजेशन हुई थी, एट्रेजिया के अंदर रीकैनालाइजेशन होती ही नहीं है, जिसकी वजह से कम्प्लीटली ल्यूमेन ब्लॉक हो जाता है। इसमें यूजली थर्ड पार्ट इन्वॉल्व होता है, जहाँ पर हिपेटो पेंक्रियाटिक एम्प्यूला होता है। अब हिपेटो पेंक्रियाटिक एम्प्यूला क्या चीज़ है, ये एक डायलेटेड पार्ट है जहाँ पर जो बाइल डक्ट है वो आकर पेंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलती है। इसकी वॉमिटिंग में भी स्टमक कंटेंट्स के साथ बाइल होगा और ये सून आफ्टर बर्थ स्टार्ट हो जाएगी वॉमिटिंग। अब अगर कोई चीज़ तंग है, थोड़ी सी खुली हुई है, तो उसमें कुछ ना कुछ कंटेंट पास करता जाएगा, तो सिम्टम्स अपीयर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर टोटली ब्लॉक है तो सून आफ्टर बर्थ ही वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, सिम्टम अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। इसमें एपिगैस्ट्रियम जो है वो डिस्टेंडेड होगी, क्योंकि स्टमक के अंदर जो है वो कंटेंट्स फिल होते जा रहे हैं, पाइलअप होते जा रहे हैं। एसोफेगस में स्टमक के बाद पाइलअप होना शुरू हो जाएंगे। पॉलीहाइड्रोमनियस और डबल बबल साइन अपीयर हो जाता है इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं या फिर रेडियोग्राफी वगैरह करते हैं तो उसके अंदर हम बबल साइन अपीयर होता है। इसके अंदर टोटली वैक्यूल बने ही नहीं है। जब वैक्यूल नहीं बने तो रीकैनालाइजेशन नहीं होगी। तो देखें, इसके अंदर कंप्लीट ब्लॉकेज है। ये डायग्राम है जिसके अंदर ड्यूडेनल एट्रेजिया दिखाया। ओके, ये केएलएम की डायग्राम है। मैंने जितनी भी डायग्राम्स दिखाई है वो यहीं से दिखाई है। और